हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलीवर्ड एनटीपीसी लाइव टेस्ट सॉल्यूशन। आपको पता होगा कि ओलीवर्ड ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराती है, जो संडे सैटरडे को रहती है और लाइव रहती है। ठीक है, तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी रैंक और परसेंटाइल जो भी है ऑल इंडिया आपकी कितनी आ रही है वो चेक कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका आता है हर विद्यार्थी के पास कि आपको पता हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर सब लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर आप नहीं देते हो तो मैं कहूँगा कि आप जाकर दीजिए, फ्री रहती है, इसमें कोई पैसे की बात नहीं। ठीक है, और चलिए सोल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सर्किल का प्रॉपर्टी होता है कि सर्किल के किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण का 2 गुना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया कुछ भी, ठीक है, ये बना दिया। तो ये वो सेंटर है और इस सी पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कोण बनाया है, तो अगर ये सेंटर पे बना कोण 2 थीटा होगा तो ये कोण जो होगा थीटा होगा। ठीक, समझ गए आप? ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर जो सेंटर पे बना रहा है 130 डिग्री, तो एस पे कितना बनाएगा? एस पे बनाएगा 65 डिग्री। ठीक, और देखिए और क्या करना है हमको, और इसमें ये देखिए ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर में आप लोग देखिए। ठीक, क्या देख रहे हैं कि जो क्यू आर है बराबर है किसके? पी क्यू के। ठीक, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या है ना, तो बराबर होगा। और एक एंगल दिया हुआ है इसमें 130 डिग्री का, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। एंगल P और एंगल R बराबर हो जाएगा, तो एंगल P प्लस R मिलकर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। अब हम देखते हैं पूरा। देखिए आप एक देखिए ट्रायंगल एस पी और आर में। ठीक, इसमें क्या देखेंगे? एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री हो गया। देखिए एस तो हमको कितना निकला है वहाँ ऊपर से 65, और एंगल इसमें जो P है, इसमें जो एंगल P होगा वो पूरा हो जाएगा कितना? x प्लस ये जो निकाले हैं, तो x प्लस और P प्लस R कितना निकाले हैं? 50। और इस R में जो इस एंगल का जो R बनेगा एंगल, तो ये पूरा आ जाएगा, इसमें ये पूरा आ जाएगा ना। तो इसमें ये दोनों का योग 50 दिया हुआ है, और इसमें ये x प्लस 40 जोड़ देंगे, तो ये नीचे का जो पूरा एंगल है एस पी आर और एस आर पी, तो ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर से 40 ऐड कर देंगे बराबर 180। कितना हो जाएगा? x बराबर 180 माइनस 50 40 90 माइनस 65, तो हो जाएगा 60 80 25 डिग्री। तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा 25 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी के पास कुछ पेन है। ए कहता है कि यदि तुम मुझे 5 पेन देते हो तो हमारे पास पेन की संख्या समान हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें 6 पेन देता हूँ, 6 पेन देता हूँ, तो तुम्हारे पास पेनों की संख्या मुझसे 2 गुना हो जाएगा। तो ए के पास पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया कि ए के पास ए पेन है, बी के पास बी पेन है, मैंने ए बी ही मान लिया। ठीक, तो बोल रहा है कि अगर ए कहता है कि बी से कि अगर तुम मुझे 5 पेन दे देते हो तो हम दोनों के बीच जो पेनों की संख्या वो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ए और बी में से 5 पेन चला गया और ए में क्या हुआ? 5 पेन जुट गया। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए अपने से 6 पेन दे रहा है और बी को ये 6 पेन मिल जा रहा है, तो इसके पास जो है वो ए से 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो गई, तो बराबर करने के लिए इसको आधा कर देंगे। ठीक है, हो गया ना भाई? ये समझने वाली चीज़ है बस। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा a माइनस बी बराबर -10। दूसरा क्या बनेगा? 2a माइनस बी बराबर 12 × 18। अगर हम फर्स्ट है, यहाँ मान लीजिए इसको फर्स्ट और इसको मान लिए सेकेंड, तो अगर सेकेंड में से फर्स्ट को हटा देते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्या बचेगा? a बराबर 18
माइनस माइनस 10 बराबर 28। तो ए के पास पेन संख्या कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी में 12, 21, 30, 39 ये समांतर श्रेणी है दिया गया एपी में, और पूछ रहा है कि कौन सा पद जो होगा 156 होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होती है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, सॉरी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए जो होता है वो फर्स्ट पद होता है, फर्स्ट पद, और एन जो होता है रिक्वायर्ड जो nth टर्म है सो, और ये कितना टर्म है उसमें नंबर ऑफ टर्म, सॉरी nth टर्म नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म है। ये थोड़ा सा मैं ये है नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने बार आया हुआ है सो, और यहाँ पर डी जो है वह डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है, वो ए प्लस या सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव एपी जो संख्या दिया गया उसका जो अंतर होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो ये डी हो गया। तो अब इसको हम ये फार्मूला पर रख देंगे, सिर्फ आपको फार्मूला ये याद रखने की जरूरत था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टी एन की जगह जो nth टर्म है वो 156 दिया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो कितना है 12, डी कितना हो जाएगा मेरा वो 21 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 9, या 30 माइनस 21 या 39 माइनस 30, किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको ये डी निकलेगा। तो यहाँ पर डी कितना होगा 9, और यहाँ पर होगा 156 प्लस 12, एन हमको निकालना है क्या मैटर में सो, और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 9। ठीक, अगर इसको घटाते हैं इसमें से तो 156 में से 12 गया तो 144 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9 से कटेगा तो 16 मरतबे कटेगा, 16 नंबर 144, तो एन बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन कैसे होता है, ये होता है घन ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैंने बना दिया, ये घन है, इसकी साइड मैंने मान लिया ए। तो घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर a√3। अगर साइड ए है तो विकर्ण क्या है a√3। अब विकर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, हम लिख रहे हैं 10√3, तो यहाँ से मुझे a निकल जाएगा 10। तो मुझसे पूछा गया कि पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a², तो 4 इंटू a² 10 के स्क्वायर बराबर 400, ये 400 हो गया इसका आंसर। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो इसका हो जाता 6l²। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12.2 गुणे 3.5 में n जोड़ा जाए और योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प n का मान नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि 12.2 और 3.5 से अगर गुना कर दिया जाए और इसमें कोई टर्म n जोड़ा जाता है तो वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो देखना है कि इसमें n का मान ये जो ऑप्शन में दिया हुआ इसमें से कौन सा वैल्यू n के मान को सेटिस्फाइड नहीं करता है, मतलब इसमें कौन सा वैल्यू जो जुटेगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो ये 12.2 गुने 3.5 को 7.2 लिख लिया, गुना करने में जाएगा और ये हो जाएगा 6.1, तो हो जाएगा 742.7 हो गया ना, 7 के साथ। ठीक है, अब देखिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए एम कितना दिया हुआ है 21.3 दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इसको हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 7 3 10 और 21 10, 21 42 63 1 64, मतलब ये जो पूर्ण वर्ग बन रहा है 8 का, तो ये सही है, ये नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा है 12 अगर 3 जोड़ते हैं
तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 42 और 2 44, 10 54 1 55 55। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप कोई भी जोड़ के देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर 810 किलोमीटर के पैमाने के साथ एक नक्शा दिया गया है। यदि मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। देखिए ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है कि मानचित्र है, जब भी हम मानचित्र बनाते हैं तो अगर जैसे कि आप देखते हैं मैप पे, भारत का मैप कितना छोटा बना हुआ, लेकिन अगर उसको लिटरली दिखाया जाए तो उसमें लिखा जाता है कि आपने जो पैमाना लिया है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना किलोमीटर लिया है। ठीक है, तो उसी में अगर मैप बनता है तो उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है ताकि उसको सही से दर्शाया जा सके, छोटे कम समय में कम जगह में दर्शाया जा सके। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई मैप बना रहा है तो उसमें बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर को दर्शाया है 810 मीटर। तो पूछ रहा है कि अगर दो शहरों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर तो कितना दूरी को दर्शाएगा। तो 15 का वैल्यू कितना है 810, तो 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा 810 गुने 25/15, 5 तिहाई 15 और 5 बचे 25, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 27, 27 पंचे 270 हो जाएगा, 27 पंचे 135, तो 1350 किलोमीटर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, मेरे लगता है आप लोग कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक साथ टैंक को 14 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए की क्षमता बी की क्षमता का 93.1% है, तो पाइप ए कितने घंटे में टैंक का 3/4 भाग भरेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ए है एक पाइप, एक बी है। ठीक है, दोनों मिल के इसको 14 घंटा में भर देता है। अगर दोनों साथ में काम करता है तो 14 घंटा में भर सकता है। ए की जो क्षमता है, एफिशिएंसी में लिख देता हूँ यहाँ पर, वो बी की क्षमता का 93.1/3 है। तो ए मैंने मान लिया यहाँ पे, और बी के क्षमता का बी गुने, और इसको अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो हो जाएगा 90 और 27 280/3, अब परसेंटेज में तो 100 हो गया। ठीक, अगर इसको हम काट दें कितना हो जाएगा 14/15। तो ए और बी की जो क्षमता का अनुपात निकला वो 14:15 निकला। क्षमता यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 14 क्षमता है और इसका क्षमता 15 निकला। तब जिसका एक की क्षमता ए का 14 है और बी का 15 है, तब दोनों मिल के काम करते हैं तो टोटल काम 14 दिन में पूरा हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 3/4 भाग अगर कंप्लीट करना है ए को तो कितने दिन लगेंगे। देखिए पहले सबसे पहले देखेंगे कि टोटल काम कितना हो रहा है। अगर दोनों कर रहा है तो 14 + 15 गुने 14 दिन लगता है। ये क्या है, यह टोटल वर्क। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है यही कि इसका 3/4 भाग ए कितने दिन में करेंगे। तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 गुने 29 गुने 14। ठीक, और ए की एफिशिएंसी कितना है पूछ रहा, ये दोनों मिल के किया था ना, टोटल वर्क कितना है, और तो इसका 3/4 इतना हो गया। तो ये कितना दिन में करेगा अकेला किया, तो एक एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 14 हम निकालें ना यहाँ पे देखो, ए के नीचे 14 एफिशिएंसी निकालें तो 14 से ये 14 खत्म, और काटेंगे तो 29 या 87/4, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21 × 84, हाँ तो 21.3/4, इसको 21.75 भी आप लिख सकते हैं, मतलब पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट कर देंगे, तो अगले वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक, एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह का औसत अंक में 4 की कमी हो जाती है जब 92 अंक वाले प्राप्त करने वाले टॉपर को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला है कि 16 छात्र है, मैंने मान लिया कि उसका औसत x है। ठीक, एक छात्र है जिसका 92 है, 16 में से ही कोई एक छात्र है जो टॉप किया है 92 है। ठीक, तो
क्या हो गया कि 92 वाला छात्र चला गया और एक और छात्र आ गया, तो इससे क्या हुआ, जो 16 छात्रों का जो औसत था वो 1-4 हो गया, मतलब 4 की कमी हो गई। ठीक है, देखो एक तो आप इसको समझ के कर सकते हो, तो मतलब एक बार इमेजिनेशन करके कर सकते हो, आप मतलब गुना करके कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने तरीके से, फिर आपको इसका मतलब आसान तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, ये भी आसान ही है, एक बार समझ जाओगे तो। देखो मैं ये बोला हूँ कि 16 छात्रों पे 4 कम हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना कम हुआ है, एक छात्र पे अगर 4 कम हुआ है, 16 छात्र पे कितना कम होगा, 64। 16 चौका 64, मतलब जो 92 वाला गया है, ये 92 वाला जो संख्या गया है, ठीक है, और जो नया कोई विद्यार्थी आया है इसमें +1 कोई विद्यार्थी नया आया है, तो उसके नंबर का जो गैप है वो 64 का। ठीक है, तो ये 92 है और 64 गैप है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 में से 8 में से 2 गए 6, 28। ठीक, तो ये जो नया लड़का आया है, तो उसका अंक जो होता है वो 28 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि टोटल 16 विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी पर 4 अंक की कमी हुई है। तो अगर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर बटे टोटल सम बटे नंबर। तो एवरेज हमारा 4 कम रहा है, ठीक, और नंबर मेरा है 16, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 64। 64 से हमें ये पता चला कि जो लड़का गया है और जो चौपड़ गया है और जो नया लड़का आया है, उसके बीच जो मार्क्स का अंतर है वो 64 है, तभी तो इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आप उसमें से 92 में से 64 घटा देंगे तो 28 आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी को ऐसा नहीं समझ में आया है तो मैं उसके लिए एक और बता देता हूँ, पहले इसको इरेज कर लो। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लो पेन का। ठीक है, देखो तो मैंने सीधे आप मानेंगे कि यार तो देख ही नहीं रहा, 2 मिनट हो गया। ये तो देख ही नहीं रहा भाई, हाँ ये अब दिखेगा। मान लिया कि एवरेज मैंने मान लिया 16 विद्यार्थी का x मान लिया। ठीक है, एवरेज, तो अगर योग निकालेंगे सबका कितना हो जाएगा, 16x। अब बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी चला गया 92 वाला, ठीक, और एक नया विद्यार्थी मैंने मान लिया कि k आ गया कोई, जिसका अंक k है, तो वो k अंक प्राप्त किया, और 16 बराबर x - 4। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो पहले ये साइड में देख लो एक बार कि एवरेज बराबर होता है सम टोटल योग बटा नंबर। तो मैंने एवरेज x माना था और नंबर मेरे पास 16 है, तो 16x इस सब का सम हो जाएगा पहले, और 92 वाला एक विद्यार्थी चला गया और k वाला आ गया, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 16x - 92 प्लस k, और इसको 16 से भाग देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। और नया एवरेज कितना है, x - 4, इसको ध्यान नहीं देना, मैंने रफ किया। ठीक है, तो नया एवरेज x - 4 मैंने इसके बराबर कर दिया, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 16x - 92 प्लस k बराबर 16x - 64। ये 16x से 16 करता हूँ तो k बराबर निकलेगा और 92 - 64 बराबर 28। ठीक है, तो ये पहले भी 28 आ रहा था, अभी भी 28 आया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि √2 से 12 से 25 हो तो m के धनात्मक खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि m का वैल्यू दिया हुआ √1/225। ठीक, तो इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो 35 का वर्गमूल होता है, मतलब 35 का वर्ग है 225, और मतलब 1225, और 1225 का वर्गमूल जो होगा 35 होगा। अब इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7। जब भी हमको फैक्टर निकाल, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो जब भी हमको इसे फैक्टर निकालना होता है तो क्या करते हैं कि इसका एक पावर बढ़ा कर गुना करते हैं, इससे 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 3, इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 और 7 के पावर 1 है तो इसलिए भी हो जाएगा 2, तो टोटल फैक्टर जो हो जाएगा 4। ऐसा क्यों करते हैं कि इसमें 5 के पावर 0 भी है और 5 के पावर 1 है, इससे भी 7 के पावर 0 भी है और 7 के पावर 1 है, क्योंकि इस किसके पास संख्या के पावर 0 होती है तो वो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऐसा किया जाता है। ठीक, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
वस्तु ए वस्तु बी के प्रति इकाई मूल्य का अनुपात 3:4 है तथा ग्राहक द्वारा वस्तु ए की खरीदी गई इकाइयों और ग्राहक बी द्वारा वस्तु की खरीदी गई इकाइयों का अनुपात 2:3 है। तो ग्राहक के द्वारा वस्तु ए पर किए गए कुल व्यय और वस्तु बी पर किए गए कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ये जो इसका जो प्राइस है वो 3 रुपये वाला प्राइस वस्तु खरीदता है और ये 4 रुपये वाला खरीदता है। एक क्वांटिटी की बात करें अगर हम, तो ये 2 क्वांटिटी खरीदता है, ये 3 क्वांटिटी खरीदता है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 3 × 6 और 4 × 12, तो हो जाएगा 1:2। ठीक, पहला आंसर हो जाएगा 1:2। अगला क्वेश्चन है कि अभिषेक राहुल से आयु में 2 वर्ष बड़ा है, राहुल मुकेश से आयु में 3 वर्ष छोटा है। यदि मुकेश और अभिषेक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभिषेक है, एक अभिषेक है, एक राहुल है और एक मुकेश है। ठीक, तो बोला अभिषेक राहुल से 2 वर्ष बड़ा है। अगर राहुल x है तो ये x+2 है, एज बता रहा हूँ मैं। ठीक, राहुल मुकेश से आयु में 3 वर्ष छोटा है, मुकेश से 3 वर्ष छोटा है, तो ये मुकेश कितना हो जाएगा, x+3। बोला यदि मुकेश और अभिषेक की वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए मुकेश और अभिषेक के वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 4:3 में है। इसको बराबर कर सकते हैं हम x+3 और x+2। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ हम मुझे निकलेगा कितना हो जाएगा 4x और 3x, x 4×8 और 9, 4×8 हो जाएगा और 3×9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 निकला यहाँ से। तो मुझे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। राहुल की वर्तमान आयु x है और x की वैल्यू कितना निकला 1, तो इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 56 है और जब प्रत्येक में से प्रत्येक को 7 से विभाजित कर दिया जाता है तो संख्या का नया SCF क्या होगा। देखो आप तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या को अगर आप कम कर रहे हैं तो उसका ऑलरेडी SCF भी कम हो जाएगा। जैसे कि ये 5 56 दिया हुआ, ठीक है, और बोला कि SCF 56 है, तो अगर उस संख्या में से कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए मैंने 56 मान लिया, एक 112 मान लिया, 2 संख्या, ठीक है, तो इसका SCF दिया हुआ है 56। आप उस प्रत्येक संख्या को 7 से विभाजित कर दे, आप मैंने 7 से विभाजित कर देते, ये हो गया 8 और ये हो गया 16, तो इसका SCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हुआ, जब हम आप किसी संख्या को किसी निश्चित संख्या से मतलब विभाजित करते हैं तो उसका SCF भी उस सेम संख्या से विभाजित हो जाता है। ठीक, तो इसमें भी हम 7 से भाग कर देते हैं तो इसका SCF हो जाएगा 8। मैंने इसको माना है ये अपने मन से, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप इधर देखिए, आप लिखेंगे किसी संख्या को अगर हम किसी निश्चित संख्या से भाग देते हैं तो उसका SCF में जो चेंज होगा, वो जो संख्या में आप भाग दिए हैं तो उसी संख्या से आप SCF में भी भाग देंगे तो उसका नया SCF निकल जाएगा। ठीक, दो संख्याओं का योग 150 है, पहली संख्या के 55% और दूसरी संख्या के 45% का अनुपात 11:6 है। ठीक, देखो मैंने माना कि पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। पहली संख्या का 55%, तो 55x/100 और दूसरी संख्या का 45%, तो 45y/100 का अनुपात जो है 11:6 के अनुपात में, ये 100 से ये 100 गया और 11 × 5 = 55, ये 5 का 5 से 5 9 45, ये 9 से 3 × 9 और 3 × 2 = 6। देखो भाई कैलकुलेशन अपने से कर लेना, मैं जैसे कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो ठीक है, नहीं तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/y बराबर ये 3/2। ठीक, तो पूछा है कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो x + y कितना हो जाएगा 5। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा
30, और संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 है, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 30 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इमारत के आधार से टावर की ऊंचाई 60, ऊंचाई का कोण 60 डिग्री है, और टावर के आधार से इमारत के शीर्ष का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 150 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे एक इमारत है, दोनों सेम प्लेन में है यहाँ पे, ठीक। तो बोल रहा है कि टावर से शीर्ष, टावर इमारत के जो क्या है, टावर के आधार से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और इमारत के आधार से टावर के ऊंचाई का अवरोहण कोण 60 डिग्री, ठीक। ये टावर है और ये इमारत है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, पहले मैं उसको अलग कर देता हूँ, ठीक। ये एक है ट्रायंगल, ये 60 डिग्री है, तो ये √3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। एक सेम ट्रायंगल है इधर, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, ठीक। तो मैं इसमें एक बार रुको 2 मिनट रुको, मैं आपको एक बार ऐसे समझा देता हूँ। रुक जा भाई, रुक जा। अब हो गया, 2 मिनट रुक जा। ये ठीक है, तो एक इधर बना लिया मैंने, तो ये 60 डिग्री हुआ, ठीक है। तो tan ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसमें भी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो tan 30 डिग्री मैंने लगाया, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो ये परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 हो गया। देखिए ये जो बेस है दोनों का वो बराबर है, देखो इसमें भी दोनों का बेस जो है एक ही है, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 30 डिग्री का, तो मैंने मान लिया ये √3 है और ये 1 है, ठीक। और 60 डिग्री कर ले, तो 60 डिग्री में क्या होता है कि ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है √3। अगर हम देखें कि ये √3 है, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये √3 है, और जो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल है उस हिसाब से 1 है। तो मैंने इसको इक्वल करने के लिए √3 से गुना कर दिया सब में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 भाई, 1 का वैल्यू √3 है, तो 3 के वैल्यू कितना? √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, क्या कि 1 का √3 गुना है, तो ये √3 का √3 गुना होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और इसका वैल्यू √3, और इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 150 मीटर, जो टावर को ऊंचाई है। तो मुझसे पूछ रहा है कि 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर। आगे समझो ना भाई, मैंने क्या किया कि ऐसे है, ऐसे, सॉरी, ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो ये जो 30 डिग्री का ये इमारत बना रहा था, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर हम 60 डिग्री के एंगल से देखें तो ये जो बेस का ये √3 ही गुना होता है इसका लंबाई, तो बेस अगर √3 है तो ये 3 हो जाएगा, सिंपल। तो ये 3 का वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो मुझे 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का मैंने निकाल दिया 50 मीटर, ठीक। आगे 50 से 100 तक की में कितनी बार 0 आता है, ये तो आप काउंट कर लेंगे, 17 बार आएगा, ठीक है, आप काउंट कर लेंगे। जैसे कि 50 में आ गया, फिर 60 में आ गया, 70 में आ गया, 80 में आ गया, 90 में आ गया, 100 में आ गया, और 101 में आ गया, 102 में आ गया। आप ऐसे काउंट कर लेंगे 110 तक, 17 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर √3 6 स्क्वायर क्यूब √3, सॉरी क्यूब रूट है 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। या ध्यान रखना ये 2 जो है ये क्यूब रूट से बाहर है, ये सिर्फ कोष्टक वाला जो एरिया है वही सब क्यूब रूट में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x + 2 के होल क्यूब बराबर, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 35। अगर इसको मैं तोड़ूँ तो हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 3a स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2 प्लस 3x और b स्क्वायर 4 बराबर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। देखो
3 दूना 6x², और ये 6x² खत्म, 4 तो ये 12x, तो ये 12x खत्म, ये कितना हो जाएगा x³ बराबर 27, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, बोला पी क्यू से 10% अधिक है और क्यू आर से 10% अधिक है, तो पी आर से कितने % अधिक है? देखिए पी क्यू और आर, पी क्यू से 10% अधिक है और क्यू आर से 10% अधिक है। तो आर अगर 10 है तो ये 11 है, 10 से 11 10% अधिक होगा, और इसका 10% कितना होगा? 11 प्लस 1.1 की हो जाएगा 12.1। तो पूछ रहा है कि आर जो है वो पी जो है वो आर से कितने % अधिक है? तो 2.1 अधिक है, और 10 पर तो गुने 10 और गुने 100, तो कितना हो जाएगा 21%। तो ये आर जो वो पी जो है आर से 21% अधिक है। ठीक, ये क्वेश्चन था। देखिए बोला 2 वर्ष बाद 24,800 के धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 558 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कि आपको कुछ कुछ चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया ये थोड़ा सा एग्जाम्पल कि मैंने 1000 मान लिया प्रिंसिपल, ठीक, डेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया 10%। तो एसआई की बात करें और सीआई की बात करें, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 100, सेकेंड ईयर में भी 100 होगा। फर्स्ट ईयर में 100 होगा और प्लस सेकेंड ईयर में 100, और इस 100 पे ये 10% वाला आएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 10। अगर हम अंतर निकालें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो ये जो 10 आया है वो क्या आया है? जो फर्स्ट ईयर का जो सीआई है उसका जो 10% एक्स्ट्रा लग रहा है वो जो आया है वही 10 आया ना भाई। कि ये 100 तो आप ऐसा ही समझ गए कि इसका 10% पहले साल में है, 10% दूसरे साल में। और सीआई में क्या होता है कि 10% इस पर लगा, 10% सेकेंड ईयर में भी लगेगा प्रिंसिपल पर, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट बना है सीआई में उस पर भी 10% लगेगा। तो ये 10 जो एक्स्ट्रा आया है वो पहले साल के सीआई में का जो इंटरेस्ट, उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल के R% और उसका उस पर जो R% लगा है वही हो जाएगा अंतर। वो क्या है 2 ईयर CI माइनस SI हो जाएगा। समझ में आया? ये आप समझ पा रहे हैं क्या? मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपये लिए, ठीक है, और 1000 पर 10% के हिसाब से आपको ब्याज देना है। तो SI में तो हो जाएगा पहले साल में 100 और दूसरे साल में 100, क्योंकि आपको 10% निकालना है। CI में क्या होता है कि पहले साल में 100 तो होगा ही, और दूसरे साल में जब आएंगे तो 100 हो गया प्रिंसिपल पे, और ये जो पहले साल में आपको 100 मिला है ये वाला, तो इस पे भी आपको 10% देना पड़ेगा। मतलब पहले साल के 8% पर 8% जो ब्याज देंगे वही जो है डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, इससे इसको रिएज कर दूँ तो एक बार देखो। तो मैंने ये P इंटू R% और इसका R% बराबर डिफरेंस कितने साल का 2 ईयर का, और ये हो जाएगा किसका CI माइनस SI। यही हमको दिया हुआ 500 जो 58 दिया हुआ CI माइनस SI दिया हुआ, डिफरेंस ही दिया हुआ 2 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,800 गुने R/100 इंटू R/100 बराबर 558। ये हो गया, ये 0 से ये 2 0 खत्म। उसके बाद बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 4, ये हो जाएगा भाई। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54, और 54 हो जाएगा 1 8 और 9 हो जाएगा 2 7 9। ठीक है, 31 से काटेंगे 31 चौका 124, 31 नमा, तो जो R बनेगा क्या बनेगा 9 गुने 100/4, ये R² है, थोड़ी 2 R है। तो यहाँ से जो निकलेगा R का वैल्यू हो जाएगा √900
बटे रूट अंडर 4। तो r बराबर हो जाएगा 3 गुने 10/2 बराबर 15%। ठीक है, तो ये जो डी आंसर है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक साथ केला आम संतरे का औसत तथा एक साथ कीवी नींबू और सेब कीवी नींबू का औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, ये केला है, कहाँ क्या मैंगो, बनाना, ये बनाना और संतरे और कौन सा है, और आम मैंगो, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। ये दोनों को 120, 110 और 115। फिर क्या करना है कि सेब, कीव और नींबू, तो ये एप्पल्स और ये कीव और लाइम, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। और ये दोनों को ऐड करके इसके जो औसत का अंतर पूछ रहा है ना, क्या औसत था, हाँ, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, बट्टा में 3 और इसका जो आंसर आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। इसका 95/3 आंसर आएगा, आप कर लेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक, अंबिका ने नारंगी की एक निश्चित मात्रा 1800 रुपये की कुल कीमत पर खरीदी और इस नारंगी का 1/3 भाग 30% हानि पर बेच दिया, और यदि वह 15% का कुल लाभ अर्जित करती है तो अंबिका ने शेष नारंगी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। देखो ये बोल रही है कि ये अंबिका कुछ नारंगी खरीद के लाई, उसका 1/3 भाग जो है वो 30% के लॉस पर बेच दी, तो बचा कितना, 2/3 भाग। टोटल अगर 1 यूनिट मानते हैं हम पूरा वो, तो 1/3 बेच चुका है इतना लॉस पे, तो 2/3 बचा हुआ ना। अगर ओवरऑल एक पर इसको 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये शेष 2/3 भाग जो बचा हुआ उसको कितने % लाभ पे बेची है उसको हमको निकालना है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि 1/3 भाग है और को इसको -30% में बेच दिया, मतलब लॉस होता 30%, प्लस जो 2/3 है उसको X% में बेचता है ताकि इसको टोटल ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा -10 प्लस 2/3 X बराबर 15। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 X बराबर 25, 25 से 75, 75/2 तो हो जाएगा 37.5। तो 21 के x का वैल्यू हो जाएगा 37.5। ठीक, तो जो पहला आंसर है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ABC ने अपने धन 1/20, 1/15 और 1/12 के अनुपात में और 1/12, 1/15 और 1/15 और 1/20 के अनुपात में समयावधि के निवेश किया। यदि प्राप्त कुल 46,000 रुपये है तो C का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पहला A, B और C, धन है 1/20 रेशियो 1/15 रेशियो 1/12। इसको अगर सिंपल में करेंगे तो 60 से गुणा कर देते तो सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। फ्रैक्शन से हमको अधिक करना है, अगर सिंपल में लाना है क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको गुना कर देंगे सब में। तो इस सब का 12, 15 और 60 का एलसीएम आ जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 से गुना कर देंगे तो 20 × 60, 3, 4 और 5 के रेशियो में। सेम अगर हम ई जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब टाइम है 1/12, 1/15 और 1/20। ठीक, इसको सेम इसको भी करेंगे 20 से गुना, तो क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60 और 15, 20 × 60। तो जो प्रॉफिट पार्टनरशिप का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, प्रॉफिट का रेशियो 5/3 15 और 4 × 16 और 5/3 15। ठीक, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, ऐड कर देते हैं सबको, तो 15, 15, 30 और 16 46। तो 46 यूनिट टोटल निकला प्रॉफिट, और 46 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है 46,000 दिया हुआ। तो सी कितना है, सी का लाभांश पूछ रहा है, सी 15 है तो इसका 15,000 हो जाएगा। बोला है कि एक व्यक्ति 40 किलोग्राम अंतरामान की एक गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 40 मीटर की ऊंचाई से फेंकता है, तो
गेंद जमीन को किस वेग से स्पर्श करेगी। देखो पहली बात है कि ये क्वेश्चन है फिजिक्स का, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो इसको कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल है। तो पूछा जा रहा है कि 40 मीटर ऊंचाई से एक वस्तु को फेंका जाता है, तो वो ज़मीन पर जब हिट करेगी तो उसका जो मतलब स्पीड होगा वो कितना होगा। ठीक, तो आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा जी, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये प्लस जी होगा। तो वी स्क्वायर मुझे निकालना है कि लास्ट स्पीड कितना होगा। वी स्क्वायर मतलब होता है फाइनल स्पीड, यू मतलब होता है क्या, इनिशियल स्पीड। यहाँ पर 2 न्यूमेरिक हो गया, ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, और एस जो होता है वो दूरी हो जाता है, जिसको अब डिस्टेंस। ठीक, तो यू हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को यहाँ पे जाकर मान लीजिए ये नीचे से फेंका, एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा यू वो हो जाएगा 0। तो यू हो जाएगा 0 बराबर 2 इंटू, और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और एज कितना है 40। तो v बराबर रूट अंडर 8 गुणे 100 हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू रूट 2, तो 40 20 हो जाएगा 20 गुणे 1 सनम 4 1 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 14 28। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, द्रव्य के एक किस्म में 25% दूध है और दूसरे किस्म में 30% दूध है। एक बर्तन पहले द्रव्य के 6 भाग को और दूसरे द्रव्य के 4 भाग को भाग भरे हैं, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है, मिल्क और वाटर रेशियो देखिए 25% है, मतलब 1/4 था, एक इसमें मिल्क है और 3 वाटर। इसमें 30% है, मतलब 3 और 3 बटा 10, तो 3 जो है मिल्क है और 7 जो है वाटर है। बोल रहा है कि पहले बर्तन का 6 भाग और दूसरे बर्तन से 4 भाग भरे, तो जो फाइनल प्राप्त होगा मिक्सचर, उसमें जो दूध का परसेंटेज कितना होगा। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो क्वांटिटी है वो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्वांटिटी आ रही है इसकी 4 और इसकी आ रही है 10, लेकिन हम क्या करना बराबर करना है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे, ताकि 4 पंजा 20 और 10 दूना 20, तो इसकी क्वांटिटी जो है बराबर हो गई। अब क्या करना है, इसके 6 भाग को लेना है और इसके 4 भाग को लेना है। इसको हम हल कर सकते हैं, 2 तिहाई 6। तो अब हम देखते हैं, अब गुना करेंगे तो 15 से गुना होगा इसमें, तो पहला का हो जाएगा ए का जो रेशियो बनेगा वो 15 और 45, दूसरा का बनेगा 12 और 7 21 7 28 सॉरी, तो 8 5 13 4 2 6 1 7 रेशियो 5 2 7 और 2 27 27 से 73 हो गया, मतलब कि 27 आ रहा है टोटल 100 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27%, इसको परसेंट में लिखेंगे तो 27% हो जाएगा। टोटल 100 क्वांटिटी है और उसमें 27 मिल्क है, तो इसका हो जाएगा 27%। अगला क्वेश्चन है कि जब राहुल ने एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचा तो उसे 2R का लाभ हुआ, जब उसने इसे 1080 रुपये में बेचा तो 8% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार इसको 1440 में बेच रहा है और एक बार इसको 1080 में बेच, सॉरी 1080 होगा, हाँ, एक बार इसको 1080 में बेच रहा है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे इसका CP रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे CP जब 1440 में बेच रहा है तो इसको 2R% का लाभ हो रहा है, तो इसमें CP में 2R% ऐड हो जा रहा है। ठीक है, और जब ये 1080 में बेच रहा है तो इसको R% का लॉस हो रहा है, ना।
8% का लॉस हो रहा था 1080 में, मतलब कि ये दोनों का बीच का जो अंतर है वो 3R% कवर किया हुआ है। मतलब अगर तीनों 2R% इसके बीच का हो गया और 1R% इसके बीच का होगा। अगर 3R% का जो इसका जो बीच का डिफरेंस होगा उसका वैल्यू होगा 3R%। तो मुझे निकालना है कि CP कितना हो। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे 1440 माइनस 1080 बराबर 3R%। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 280 और 20 240 और 20 340। अब यार 0 6 और ये 360 बराबर 3R%। तो कट जाएगा 120। तो R% का वैल्यू कितना 120। CP पे अगर 8% का लॉस हो रहा है तो 1080 आ रहा है, तो CP कितना हो जाएगा, CP में 8% जुड़ जाएगा, मतलब 1080 में 8% जुड़ जाएगा। तो 1080 प्लस 8%, 1080 प्लस 120 बराबर 1200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि A/B 3/5 है, तो 1/A प्लस 1/B भागा 1/A माइनस 1/B। देखिए, तो 1/A प्लस 1/B और 1/A माइनस 1/B बीच में भागा। ठीक, तो 1/3 प्लस 1/5 बट्टे 1/3 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 5 3 8/15। 5 में से 3 गया 2/15। ये 15 से 15 खत्म, 2 से 4 मतलब खत्म, तो ये 4 हो जाएगा आंसर। ये तो कैलकुलेशन ये था। अगला है कि 17 के स्क्वायर भागा 8 गुणे 16 प्लस 24 का मान के 17 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 8 9 289 और भागा 8 गुणे 16 प्लस 24, तो 8 दूना 16। अगर हम गुणा करते हैं 9 18 18 दूना 56 57 प्लस 24, तो 8 4 12 7 दूना 1 10 और 5 1 6, तो 602 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 800 मीटर और 400 मीटर की लंबाई को दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करने वाले ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जब ट्रेन अगर किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करती है और खुद की लंबाई भी पार करती है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसे कोई ट्रेन आ रही है, कुछ इस टाइप के मैंने मान लिया ये कोई ट्रेन आ रही है, तो ये जब पार करेगी इस प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ये पूरी अपनी जो लंबाई है उसको भी पार करेगी, एल मैंने मान लिया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो 800 मीटर के लंबे पुल को पार कर रही है, तो ये 800 मीटर तो चलेगी ही चलेगी, प्लस अपना एल लंबाई भी चलेगी। इसको इतना मीटर, ये मैंने मान लिया मीटर। ठीक है, ये मीटर में। ठीक, इसको लगता है 100 सेकेंड। जब 400 मीटर के पुल तय करता है प्लस एल अपना लंबाई तय करता है, तो इसको लगता है 60 सेकेंड। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 400 मीटर तय करने में इसको लग रहा है 40 सेकेंड इस सेकेंड में। ठीक है, अब इस सेकेंड में तो जो है वो 400/40 बराबर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है, 10 मीटर। 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो 100 सेकेंड में कितना दूरी करेगा, 100 गुणे 10 बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तय करता है, तो 800 मीटर इसमें पुल है, तो जो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो ये 200 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। भाई ये बस कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, आप कर लेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा 7 गुना 14 और 5 बचा 25, तो 14 और 25 हो गया 39/35। ठीक, पहला। दूसरा है 7
10 9 से 63, 10 63 73 बटा 90। तीसरा है 7 और 10 17, 17 बटा 10। चौथा है 7 21 और 2 23 बटा 70। अब इसको, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से 1 प्लस होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 39 से ऊपर है ना भाई। हाँ ठीक, 39, तो 1 से बड़ा होगा, इसका वैल्यू 1 से कम होगा, इसका वैल्यू 1.5 से ही बड़ा होगा। ऐसे आप गेस कर सकते हैं, इसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं जाना आपको, ठीक है। और इसका वैल्यू मतलब सबसे बड़ा होगा सी, अवरोही क्रम में ना सबसे बड़ा सी होगा, सबसे बड़ा ई है आंसर, ठीक है। क्या कि आप देखेंगे दो मिनट भाई, 2 मिनट होल्ड करना बस, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या ए को 6 से पहले विभाजित किया जाता है, फिर 3 जोड़ा जाता है तो 10 प्राप्त होता है। जब संख्या बी को संख्या ए से घटाया जाता है तो 18 प्राप्त होता है। तो संख्या बी कितनी है? ए को 6 से विभाजित किया जाता है तो a/6 प्लस 3 जोड़ा जाता है तो 10 प्राप्त होती है। तो यहाँ से ए के वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे घटेगा तो 7 7 42, तो यहाँ से निकलेगा a बराबर 42, ठीक। जब संख्या b को a से घटाया जाता है तो 42 माइनस b तो 18 प्राप्त होता है। तो b बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से ये। cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री और sin 0 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान कितना है? तो cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू sin 60 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, प्लस cot 45 1 sin 0 0 प्लस cosec 60 हो जाएगा 2/√3 और cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। आप इसको कर लेते हैं, ए से ये खत्म, ए से ये खत्म, ये हो जाएगा पूरा 0, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 0 प्लस 1, ठीक, तो हो जाएगा 5/4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 90 के अभी क्वेश्चन है कुछ, सॉरी मुझे लगा कि लास्ट ही होगा। 90 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिक रूप से एक सम संख्या चुनने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहले कि 90 का जो फैक्टर है उसमें से पूछ रहा है कि अगर हम किसी फैक्टर को उठाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इवन संख्या होगा, एक सम संख्या होगा। सबसे पहले 90 का फैक्टर निकालेंगे, कितना होता है, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 गुणे 2 गुणे 5, लिख सकते हैं भाई, इसको इस रूप में लिखते हैं 9 9 2 18 5 90। तो फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 और 3 6 6 2 12, तो टोटल फैक्टर हो जाएगा इसका 12। पूछ रहा है इवन कितना होगा, तो इवन हम निकाल लेंगे यहाँ पे, या सम जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा, उसके बाद 18, उसके बाद हो जाएगा 30 और 30 में 60 हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा 90। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 ही होना चाहिए, 5 नहीं होगा ना, सॉरी
ये 5 नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है, इवन टोटल 6 है। और जो टोटल फेवरेबल जो है कितना 12, तो इसका जो निकलेगा 1/2, ठीक। 5 यहाँ पर ऑड था, मतलब विषम था, इसलिए उसको हटा दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला ये नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही था, और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये सिंपली मैंने बना दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो यही NTPC लाइव मॉक में जो रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और जो SSC CGL लाइव मॉक जो होता है ओली बोर्ड का ही, तो उसमें उसका जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो दोनों ही में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के, उसको एक कंपाइल करके एक 10-15 क्वेश्चंस जो भी अच्छे क्वेश्चन हो गए, तो उसका एक दूसरा वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो बताना आप लोग कि कैसा लगा, और रखते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू।